नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। विद्यार्थियों, सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं और मेरे को पता है कि काफ़ी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम को लेकर तनाव होगा, माइंड स्थिर नहीं होगा, अनेक प्रकार के सवाल उठते होंगे, भय होगा एक माइंड में और आप इन्हीं कारणों की वजह से कई विद्यार्थी अपनी स्टडी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाइए क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर आया हूँ। ये वीडियो स्पेशल 10th क्लास के लिए होगी। आपको बस एक काम करना होगा कि डेली जो भी मैं वीडियो डालूँ, आपको उसको कंटिन्यू देखकर एक बार खुद से और रिवीज़न कर लेना। बस अगर आप इतना काम कर लोगे, तो बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना आपको, निडर हो जाइए आप। एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन हार्ड नहीं आएँगे, वही क्वेश्चन आएँगे एग्ज़ाम में जो आप करोगे और जो क्वेश्चन आपको आता है। और इस सेक्शन में अगर आप कंप्लीटली देख लोगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मात्र आप 5 दिन में अपने अंदर बदलाव देखने को मिलेगा आपको। अगर आप इस सेशन को जॉइन करके पूरा देखते हो और एक बार खुद से रिवीज़न कर लेते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के इस फर्स्ट सेशन में। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वर्कशीट करवाऊँगा मैं, लगभग 30-40 वर्कशीट करवाऊँगा आपको। जिसमें जो छोटे प्रश्न आते हैं उनमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों को ज़्यादा डाउट तो छोटे क्वेश्चनों पे ही होता है कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आएँगे। तो आप बिल्कुल निडर हो जाइए और वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए जो भी मैं वीडियो डालूँ और बस अपनी तैयारी करते रहिए। तो देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से है। मैं चैप्टर वाइज़ जो भी ये शॉर्ट है डालता रहूँगा वीडियो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देख लो, इसमें कंप्लीटली छोटे-छोटे क्वेश्चन मिलेंगे आपको और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में सीधे आएँगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन-सी संख्या अभाज्य संख्या है? आपसे देखो क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन-सी संख्या अभाज्य है? तो अभाज्य संख्या क्या होती है? आपको पता होगा। देखो, संख्याएँ भाज्य और अभाज्य 2 प्रकार के चलती है। यानी एक होती है भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। अब देखो, इनके नाम में ही परिभाषा आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। भाज्य का मतलब वे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होने का मतलब मैं आपको यूँ कहूँ कि उन संख्याओं में 1 और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाता हो। अब आपको ये भी नहीं ध्यान रखना, आपको शॉर्ट में सिर्फ़ ये ध्यान रखना है कि भाज्य है, इसका मतलब भाग जाता हो। भाग किसका जाता हो? खुद के अलावा जाता हो। देखो, 1 का और खुद का भाग तो सभी संख्या में जाता है, तो खुद के अलावा भाग जाना चाहिए किसी संख्या का। अगर खुद के अलावा भाग जा रहा है किसी संख्या का, तो वो होगी भाज्य संख्या। अगर भाग नहीं जा रहा है, तो वो होगी अभाज्य संख्या। बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें सिर्फ़। वैसे देखो, गुणनखंड के अनुसार इनकी परिभाषाएँ हैं कि भाज्य संख्या जो होती है उनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होने का मतलब कि उन संख्याओं में 2 से ज़्यादा संख्याओं को भाग जाता है और अभाज्य संख्याओं का मतलब केवल 1 और खुद का ही भाग जाता हो, यानी किसी और तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो। तो देखते हैं, ये तो ख़ैर आपको आता भी होगा, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है, वैसे इम्पोर्टेंट है। तो देखो, प्रश्न 1 में क्या आएगा? अभाज्य संख्या आपसे पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या देखो, 29 देखो, सबसे पहले 29 है, तो बताओ 29 में किसका भाग जाता है? जाता है किसी का भाग। तो 29 में किसी का भी भाग नहीं जाता है, तो आपका उत्तर ए ही हो गया इसमें। बाकी आप देखो, 25 है, 25 में खुद के अलावा भाग जा रहा है। देखो, 25 के अलावा इसमें 5 का भाग जा रहा है, तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। ऐसे देखो, 16 इसमें भी खुद के अलावा भाग जा रहा है, जैसे 4 का जा रहा, 2 का जा रहा, 8 का जा रहा, तो ये भी भाज्य संख्या हो गई। 15, 15 में 3 का भाग जाता है, तो ये भी भाज्य संख्या हो गई। तो 29 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? देखो, इसमें अपरिमेय संख्या नहीं पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में आपको अंतर पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ आपको कि देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है? इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, और अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। तो अब यहाँ से देखो आप, 25 है, सबसे पहले मैं 25 को दिखा रहा हूँ। तो 25 है, 25 को आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो क्या? तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे रूट है तो रूट हट रहा है कि नहीं? तो 25 को आप देखो गुणनखंड करके, तो 25 के हम जब गुणनखंड करेंगे तो इसके 5 गुणा 5 हो गए। तो ये तो एक जोड़ा बन रहा है, तो ये जोड़ा तो बाहर आ जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5, और 5 को आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो, p बटा 5 बटा 1। तो ये तो परिमेय संख्या हो गई, और ये आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? बाकी देखो, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि आप 10 को नहीं लिख सकते फैक्टरियल के रूप में। जब 10 को लिखोगे तो इसको लिखोगे 2 गुणा 5, और 2 और 5 का जोड़ा बन नहीं रहा, तो ये तो बाहर नहीं आ सकता रूट के, तो इसको आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे 24 को भी आप नहीं लिख सकते और 35 को भी नहीं लिख सकते। 35 का होगा 5 गुणा 7, देखो यहाँ भी जोड़ा नहीं बन रहा है, लेकिन 25 में जोड़ा बन रहा है 5 गुणा 5, यानी 5 का जोड़ा बन रहा है, तो ये बाहर आ गया, तो इसको आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो। तो ये इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, वो अपरिमेय संख्या मतलब एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या इसमें क्या है?
द ऑप्शन है 25, रूट 25। तो आपके समझ में आ गया होगी क्या पूछ रहे थे। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। कभी आप देखो कि इसमें 10 के टिक लगा दो या 24 के टिक लगा दो, वो गलत है। इसमें अपरिमेय संख्या नहीं है ये पूछ रहा है, यानी एक तरह से पूछ रहा है आपसे कि परिमेय संख्या बतानी है आपको, डायरेक्ट नहीं कहा गया, चेंज करके बोल दिया इसने। तो अगले क्वेश्चन पे देख चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, √3 और √5 है, तो बताइए √3 और √5 क्या है। तो देखो दिखाएं, इन रूट से बाहर आ रहा है क्या है नंबर, तो पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है ये। तो √3 भी रूट 3 के रूट नहीं हट सकता और 5 के रूट नहीं हट सकता। तो देखो ये पूर्णांक भी नहीं है, परिमेय संख्या भी नहीं है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पूर्णांक तो सिंपल होते हैं, जैसे 5, 2, 3, 1, मतलब पूरे नंबर होते हैं, उनको बोलते हैं पूर्णांक, तो जो प्लस माइनस में चलते हैं। परिमेय संख्या आपको पता है, P/Q के रूप में लिखते हैं, इनके रूट नहीं होना चाहिए, यानी अगर रूट भी है तो उसका पूर्ण वर्ग होना चाहिए, वो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा आपका ब ऑप्शन ठीक होगा, यानी √3 और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। वास्तविक संख्या होती है, तो आप सभी को पता है कि वास्तविक संख्या होती है, पहला ही चैप्टर है, चैप्टर का नाम यही है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। तो आपका हो जाएगा स ऑप्शन सही, कि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो इसमें आपका स ऑप्शन ठीक होगा। बाकी आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और वास्तविक संख्या में दोनों आती है, परिमेय और अपरिमेय। तो आपके आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा। 5.2372 है, बताओ ये कैसी संख्या है। पूर्णांक तो नहीं है, पूर्णांक में तो पूरी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण नंबर होनी चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4, ये होनी चाहिए पूर्ण संख्या में, या फिर माइनस में नंबर हो 3, 2, मतलब जो भी है, यानी पूरे नंबर होने चाहिए, वो होता है पूर्णांक। तो ये पूर्णांक तो नहीं है। अब देखो काल्पनिक संख्या भी नहीं है, काल्पनिक तो भी आपने पढ़ी नहीं, तो काल्पनिक संख्या भी नहीं है। काल्पनिक संख्या उसमें बता देता हूँ आपको, जैसे रूट के अंदर -4 मिल रहा है आपको, या रूट के अंदर -5 मिल रहा है, तो ये जो संख्या होती है, यानी रूट के अंदर जो माइनस का चिन्ह आ जाता है, वो होती है काल्पनिक संख्या। तो अभी आपने ये पढ़ाई नहीं है, आगे जाकर एडवांस मैथ में पढ़ने को मिलेगा आपको, तो इसको तो खैर छोड़ो आप। बाकी देखो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे, पॉइंट उठाओ यहाँ से, पॉइंट उठाते ही बटे में 1 लगाओगे, पॉइंट के बाद में कितने अंक है काउंट करो, 2, 3, 7, 2, यानी 4 अंक है, तो आप 4 जीरो लगाओगे यहाँ पे। तो देखो इसको आप P/Q के रूप में लिख दिए, तो ये तो परिमेय संख्या होगी। वैसे बहुत सिंपल है, लॉजिकल है। तो आई थिंक आपकी समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो छठा क्वेश्चन, 5, 15 और 20 के लेस है व में से ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी समझना, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% आता है लेस है और में से का। अब 3 संख्या दे रखा है आपको, दोनों चीज पूछ रहा हूँ, लेस है भी और में से भी। तो ये आपको आता होगा। देखो कैसे करेंगे, 5, 15 और 20, इनका पहले गुणनखंड करते हैं। तो 5 में 5 का भाग जाएगा, ये हो गया इसके 5 के गुणनखंड, 5 के गुणनखंड हुए 5। फिर 15 गुणनखंड करेंगे, तो 15 में जा रहा है पहले 3 का भाग, 3 का भाग जाएगा इसमें 5 बार, फिर 5 का देंगे 1 बार। तो 15 के गुणनखंड हुए 3 गुणा 5। फिर 20 के गुणनखंड करेंगे, तो 20 में जाएगा पहले 2 का भाग 10 बार, फिर 2 का देंगे 5 बार, फिर 5 का देंगे 1 बार। तो 20 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5। अब देखो आपको पहले इसमें में से देखो आप, तो में से कितना होगा, कॉमन फैक्टर देखो। तो कॉमन फैक्टर देखो, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, तो बस ये एक ही होगा आपका में से, तो 5। बाकी देखो ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो आपको नीचे देखना ही नहीं है। अब लेस है, यहाँ से ही डायरेक्ट कैसे दोगे, वैसे तरीका एक दूसरा हो रहा है, वो आपको आता होगा। देखो कैसे निकालेंगे, जो मैस आ गया ना उसको तो लिख लो आप, एक बार ऐसे कैसे 5 लिख लिया, अब गुणा में अब जो भी छोड़ दिया आप उनको भी लिख लो। देखो जो 5 को रिपीट नहीं करना, दोबारा 5 को दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 हम लिख चुके बस एक बारी। अब इनके अलावा जो भी गुणनखंड बच रहे हैं तीनों संख्या में, वो सारे लिख लो आप। तो देखो यहाँ से तो 5 आ चुका, तो इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ से देखो 5 जा चुका, इसको भी नहीं लिखेंगे। यहाँ से 5 जा चुका, इसको भी नहीं लिखेंगे। अब इनके अलावा देखो यहाँ एक 3 बच रहा है, तो 3 को लिख लो। फिर गुणा, यहाँ से 2 और 2 और बच रहा है, 4 बच रहा है, तो 4 2 गुणा 2। अब इनको सोल्व करो, देखो 5 15, 15 30, 3 60, तो आपका लेस आ गया 60। तो देखो आप एक साथ ही मैसेज कर सकते हो और लेस कर सकते हो गुणनखंड की सहायता से। तो आ गया होगा आपके समझ में, यानी इसका मैसेज तो आएगा 5 और लेस आएगा 60। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो सातवां क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का आपको गुणनफल पूछ रहा है। अब आपके ये दोनों टॉपिक कंफर्म होंगे, भाज्य और अभाज्य वाला, तब आप इस क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब कई बच्चे बोलेंगे एक है, एक नहीं है, एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या। इस बात को बहुत आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट यही पूछ सकते हैं एक नंबर में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी जी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4, क्योंकि 4 ये एक ऐसी संख्या है जिसमें खुद का भाग जाता है सबसे छोटी, बाकी 2 में भी किसी का भाग नहीं जाता है और 3 में भी किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो 2 और 3 तो हो गए आपकी अभाज्य संख्या, और 4 है
भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। अब इन दोनों का आपसे मल्टीप्लाई पूछा गया, गुणा पूछा गया, तो गुणा कर दो आप। 4 को 2 से गुणा करोगे तो आएगा 8। देखो बहुत ही शॉर्ट है, बस क्वेश्चन समझ कर आपको ये पता लगना चाहिए कि हाँ इसमें करना क्या है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 8वां क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अब देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है या फिर अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो या तो आप इसमें लिखो अनंत या फिर अनेक, क्योंकि आप दो संख्याओं के बीच में काफ़ी संख्या निकाल सकते हो। और ये टॉपिक आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जैसे 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 7th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा और 10th में भी है। दो संख्याओं के बीच में आप अनेक संख्या निकालो। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 और 3 के मध्य कितनी संख्या, तो 2 और 3 के मध्य अनेक परिमेय संख्या है, क्योंकि पॉइंटों में चलती है परिमेय संख्या, तो आप काफ़ी निकाल सकते हो। जैसे 2.1, 2.2, 2.3, ऐसे काफ़ी संख्या होती है परिमेय संख्या दो संख्याओं के बीच में। तो बहुत ही सिंपल था। 9वां क्वेश्चन देखो, 6x की घात 4y 12xy का मैं से होगा। तो देखो भी सिंपल है, मैं से निकाल लो। तो 6x की घात 4y, तो देखो या तो आप बहुत ही सिंपल संख्या डायरेक्ट कर लो इसको, इनके गुणनखंड आप यहीं लिख दो। देखो 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3, बाकी x के गुणनखंड हो गए x की घात 4 गुणा y। फिर ऐसे करेंगे 12xy के, तो 12xy के करोगे तो ये हो जाएगा 12 का 2 गुणा 3, 2 2 4 4 3 12 गुणा में x y। अब यहाँ से देखो एक तो 2 का ये जोड़ा बन गया और यहाँ से 3 3 का बन रहा है, तो आपका मैथ से देखो 2 गुणा में 3। अब देखो यहाँ ऊपर x है नीचे भी x है, ऊपर x की घात 4 है नीचे मात्र x है, तो आएगा ओनली x। ऊपर y है नीचे y है, तो एक आ जाएगा y। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 6xy। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, बाकी x और y साथ है, तो ये हो जाएगा 6xy। तो आ गया होगा समझ में, सिंपल है, कुछ नहीं करना। पहले संख्याओं को में से देख लो, संख्याओं को में से कितना आएगा, 6 आएगा दोनों का, क्योंकि 6 का दोनों भाग जा रहा है। और यहाँ से देख लो बेनिस्ट क्या है, इसमें x है इसमें x है इसमें y है इसमें y है, तो x y आ जाएगा। देखो 10वां क्वेश्चन, p तथा q दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मैसे पे क्या होगा। तो आपको पता होगा अभाज्य संख्या, अभी यहाँ पे देखो p और q दे रखा है, तो इन दोनों संख्या को निकाल लो आप, इनमें एक भी कॉमन संख्या नहीं आएगी, तो इसका उत्तर होगा 1। वैसे देखो आप इसको और भी एग्जांपल लेके कर सकते हो। देखो अभाज्य संख्या होनी चाहिए दो, तो कोई भी दो अभाज्य संख्या लो, जैसे एक ले लेते हैं 5 और एक ले लेते हैं 7। इन दोनों का आप में से निकालोगे तो देखो 5 में 5 का भाग दोगे, 7 में 7 का भाग दोगे, एक भी कॉमन जोड़ा नहीं आ रहा, तो उत्तर कितना आएगा 1। जब एक भी संख्या बेनिस्ट नहीं होती तो उत्तर 1 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक का बढ़ा देते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट वैसे भी आ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे कि दो अभाज्य संख्याओं का मैसे पे होगा, तो हमेशा एक ही होगा अगर दोनों अभाज्य संख्या है तो। तो अब देखो 11वां क्वेश्चन, 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो सिंपल है, 216 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 का भाग दोगे एक बार, एक में भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट के पहले 0 और फिर 16 में देंगे 2 8 16। फिर 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार और 8 में 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, फिर 1 बच गया 14 हो गए, 14 में जाएगा 7 बार। फिर इसमें 3 का देंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे, फिर 3 बार जाएगा और फिर 3 में देंगे एक बार। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये तो बहुत सिंपल था, कर लोगे आप। बाकी आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में एक बार खुद से रिवाइज करना। वो मैंने आपको देखो पहले ही बता दिया है कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद में देखो आप, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर क्वेश्चन, जितना संभव है उतना एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। बाकी जब आप इन क्वेश्चनों को खुद से एक बार निकालोगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगे और आपको खुद को एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वास्तव में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो आपको खुद को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा यदि आप एक बार खुद से निकालोगे। तो देखो ये 12 क्वेश्चन है, बहुत लॉजिक के ऊपर है, सिंपल सा। 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो आप सभी को पता है सम संख्या वे संख्या होती है जिनमें जो 2 का भाग जाता है, और विषम संख्या वे होती है जिनमें 1 2 का भाग नहीं जाता है। तो देखो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1, फिर आएगा 1 के बाद में 3, फिर आएगा 5, फिर 7, फिर 9, यानी ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो होती है विषम संख्या। तो बताओ ऐसी 1 से लेकर 50 तक कितनी होगी। तो आप खुद को पता है, देखो एक एक अंक छोड़ रहे हैं, यहाँ 2 छोड़ दिया हमने, यहाँ 4 को छोड़ दिया, यहाँ 6 को छोड़ दिया, तो 1 से 50 तक टोटल 50 अंक होते हैं, जिनमें 25 छोड़ दो तो 25 बच गए। तो 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या होगी, तो 25 आएगा आपका उत्तर। यानी 0 और 50 के बीच 25 ही विषम संख्या होगी और 25 ही सम संख्या होगी। तो बहुत ही सिंपल था, आ गया होगा आपके समझ में। अगला क्वेश्चन देखो 13वां, वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है। तो देखो दशमलव प्रसार अशांत यानी भाग शांत नहीं होना चाहिए, और अंकों की आवर्ती भी नहीं होनी चाहिए। अनावर्ती का मतलब यानी चलता रहना चाहिए भाग। तो जब भाग शांति नहीं होगा तो आप उस संख्या को कभी p/q के रूप में लिख सकते हो क्या। तो आपका जवाब आएगा कि नहीं, हम उस संख्या को p/q के रूप में
नहीं लिख सकते। तो जब आप उस संख्या को p बटा q के रूप में ही नहीं लिख सकते, तो वो संख्या होगी आपकी अपरिमेय। तो आपका उत्तर आ जाएगा इसमें अपरिमेय, यानी अपरिमेय हो जाएगा आपका इसमें। फिर 14वां क्वेश्चन देखो, ऐसी संख्या लिखिए जो न तो अभाज्य और न ही भाज्य है। तो देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन भी आया था और उस टाइम देखो ये क्वेश्चन नहीं आया था, बल्कि मैंने उस टाइम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया था कि एक आपके पास ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। बाकी इसके अलावा देखो 2 है वो अभाज्य संख्या है, 3 है वो भी अभाज्य संख्या है, 4 है वो भाज्य संख्या है। देखो भाज्य मैंने क्या बताया था उस टाइम कि भाज्य संख्या के होते हैं 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक, और जो अभाज्य संख्या होती है उसके होते हैं मात्र 2 गुणनखंड। तो देखो आप इस 2 के गुणनखंड करोगे तो आप बोलोगे कि 1 गुणा 2, बस ये गुणनखंड। आप 3 के करोगे, 3 के लिए पूछूँ तो 3 के लिए आप ये कहोगे 1 गुणा 3। जब 4 के लिए पूछा जाए तो आप कहोगे 1 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भी जा रहा है और 4 का। तो ये हो गया, देखो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए और यहाँ इन दोनों के 2 रहे। अब मैं 1 के लिए पूछूँ आपसे कि 1 के बताओ, तो 1 के तो बताओ, आप ये लिखोगे 1, बस इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो ये न तो भाज्य हुई और न ही अभाज्य, क्योंकि किसी ग्रुप में नहीं जा रहे। अगर इसके 2 गुणनखंड होते तो हम इसको अभाज्य संख्या बोल देते, लेकिन इसके 2 गुणनखंड भी नहीं और 2 से अधिक होते तो इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो ये तो एक ही है, इसका तो कोई गुणनखंड ही नहीं है, तो ये न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। तो आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था ये। तो अब बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखकर इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट द्वारा एक बार खुद और निकालें अपनी नोटबुक में, और फिर देखना आपको खुद को एक्सपीरियंस होगा जब डेली आप देखोगे तो कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे और हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। तो आपके अंदर अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन और दिखा देता हूँ और आप इन क्वेश्चनों को खुद ही सोल्व करना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इनके। देखो बहुत ही मतलब लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होंगे। और जो मैं सेशन कराऊंगा इससे ये मानकर चलो कि आज भी जो मैंने ये वीडियो कराया है कन्फर्म है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जो छोटा क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का वो इसी वीडियो में से आपको मिल जाएगा। यानी जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको मिल जाएगा एग्जाम में। तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर एक बार और निकालना आप। अगर फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं उस डाउट को अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा, ज़रूर समझाऊँगा आपको। तो बस इतना ही है, बाकी देखेंगे अगले वीडियो में।